नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले हमने इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में सीएमएस इन्फोसिस्टम कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उससे आपको ये पता लगेगा कि जो घटनाक्रम मैं अभी बताऊंगा उस घटनाक्रम से उस सीएमएस इन्फोसिस्टम की कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज़, कोई लेने खरीदने की राय नहीं है। आप कोई भी शेयर जिसका मैं डिस्कशन करूं उसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछे बगैर कोई निर्णय ना लें, मेरी ये विनती है आपसे। तो चलिए बात करते हैं कि हो क्या रहा है बाज़ार में। तो खबर ये है कि कैश मैनेजमेंट सिस्टम की एक कंपनी, यानी जो काम सीएमएस इन्फो सिस्टम करती है उसी तरह के सिमिलर फील्ड में एक कंपनी है जो काफ़ी छोटी कंपनी है, उसका नाम है एजीएस ट्रांजैक्ट। तो जो एजीएस ट्रांजैक्ट जो है उसका बाज़ार में 15% मार्केट शेयर है और करीब करीब 350 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि छोटी कंपनी है। अब हो ये रहा है कि इस कंपनी ने अपने ऊपर कर्जा बहुत ओढ़ रखा है। तो इसके पहले तो हुआ ये कि इसके जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अपने शेयर प्लेस कर दिए और उधार ले लिया। उधार लेने के बाद इनके जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट में भी इनका जो नुकसान है वो करीब करीब 195 करोड़ का नुकसान इन्होंने बता दिया, जो दिसंबर 2024 में जो इनका रिजल्ट आया उसमें। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना ये है कि साहब हमें ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, यानी धंधे में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, यानी जिन बैंकों के लिए या जिन कंपनीज़ के लिए हम सर्विस देते हैं, ऑफ कोर्स कैश मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं, उनसे हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो ये दो रीज़न इन्होंने बताए। अब देखिए क्या हुआ कि 4 फरवरी 2025 को क्रिसिल ने इनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। अब रेटिंग डाउनग्रेड करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि साहब इनका जो इन्होंने जो उधार लिया हुआ है ना, वो जो पैसा है शायद वो ना आ सके। बेसिकली बहुत सरल शब्दों में मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो क्रिसिल ने रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। उसके बाद 10 फरवरी को कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी कि साहब हमने कुछ कर्मचारियों के स्टैट्यूटरी ड्यूज़ और सैलरी का पेमेंट नहीं किया है। यानी कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ वो होते हैं जो वैधानिक किसी भी कर्मचारी को पेमेंट आपको करना है, जैसे उसका पीएफ का पेमेंट है। तो कंपनी ने सैलरी का पेमेंट नहीं किया कर्मचारी को, और कुछ केसेस में इन्होंने पीएफ और ईएसआई का जो पेमेंट होता है वो भी इन्होंने नहीं किया। अब देखिए कंपनी की हालत क्या हो रही है। कंपनी के ऑपरेशंस नहीं चल रहे, तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। फिर डिफ़ॉल्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट किस पे कर दिया? जो उन्होंने लोन ले रखे थे। लोन भी काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने लोन ले रखा है, और मैं किन किन बैंकों का ले रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दे पाए तो उस पर डिफ़ॉल्ट हो गया। अब ये सारी चीज़ हो गई। इसके ऊपर एक और तमाशा हो गया कि इनका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन था ना, सर्विस देते हैं ये, तो उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो कई जगह कई स्टेट्स में इनके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल कर दिए या उसको सस्पेंड कर दिए, तो आप धंधा ही नहीं कर सकते। अब इनका धंधा क्या है? इनका धंधा है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का, एटीएम में पैसे डालने का। मतलब जो बैंक से जो पैसा आता है वो ये एटीएम को रिप्लेनिश करते हैं। मैंने आपको सीएमएस इन्फो सिस्टम में कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस समझाया था कि वो क्या करते हैं। तो अब हो ये रहा है कि इनका एक क्लाइंट आईसीआईसीआई बैंक है, और आईसीआईसीआई बैंक के जो इन्होंने एटीएम में रिप्लेनिश ही नहीं किए। अब रिप्लेनिश क्यों नहीं किए? भाई कर्मचारी को आप तनख्वाह दोगे तो रिप्लेनिश करेगा, तो ही तो उसमें पैसे डाल के आएगा वो। भाई कर्मचारी है वो, जब उसको तनख्वाह आप नहीं दोगे तो वो क्यों आपके लिए काम करेगा? तो हुआ ये कि आईसीआईसीआई के ग्राहकों ने ये शिकायत की कि साहब आपके एटीएम्स में तो कैश ही नहीं है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने एजीएस ट्रांजैक्ट को ये ठेका दे रखा है कि भाई मेरे एटीएम में कैश डाल के आओ। एजीएस के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो तो कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे रहा है। जब कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे रहा है तो वो भी काम कायो करेगा, इसलिए कैश उनके जो एटीएम है आईसीआईसीआई खाली हो रहे हैं। तो इधर आईसीआईसीआई ने कह दिया भाई तुम्हारे साथ जो करार है हम कैंसिल करेंगे, तो धंधा जा रहा है। और बैंकों के साथ भी यही हाल होगा। आईसीआईसीआई का तो पता लग गया, और भी बैंक होंगे जिनके साथ इनका करार है, और भी कंपनीज होंगी, जैसे एनबीएफसीज होती हैं, कुछ एनबीएफसीज को भी सर्विसेज देते हैं ये। तो हो ये रहा है कि धंधा इनका चौपट हो रहा है, इधर पैसा नहीं आ रहा है। अब देखिए बैंक्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। अब ये नहीं है कि इन्होंने लोन ही ले रखा है,
कई तरह की बैंक्स फैसिलिटीज़ भी देता है, जैसे ओडी टाइप की फैसिलिटी आप समझ लीजिए। मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत टेक्निकल भाषा में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से बैंक इनके इस लोन डिफ़ॉल्ट के कारण परेशान हो सकते हैं। तो इनके जो बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, यस बैंक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और एचपी जो हेलवेट पैकार्ड करके जिसके प्रिंटर वगैरह आते हैं, वो कंपनी भी कैसे न कैसे उसके लिए भी कोई ये सर्विसेज देते होंगे, तो वो भी आटे में आई हुई है। खैर, अब मज़ेदार बात है, जब इनके रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट में ऑडिटर रिपोर्ट आती है, तो ऑडिटर ने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इनकी कंपनी के ऊपर लगा दिया। उसने क्या कह दिया कि जो स्थिति कंपनी की है और जिस तरह के रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कंपनी अपने बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगी। यानी उसने ये कह दिया कंपनी के दिवालिया होने की संभावना है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब भागते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितने कंपनी के डायरेक्टर की। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले वहाँ भागेंगे जब कंपनी में ट्रबल होना शुरू हो जाती है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइन करने लग गए, और एक इनकी सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। फिर जो इस कंपनी है, ये जो एजीएस ट्रांजैक्ट है, इसके कंपनी सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया। ये स्थिति साहब एजीएस ट्रांजैक्ट में चल रही है। अब कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का यही कहना है साहब मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरे पास तो जो मैंने किसी से पैसा, जिनके लिए मैंने काम किया था, वो मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या करें? मतलब कंपनी क्या कर रही है? तो कंपनी ये कर रही है साहब, जिन्होंने मुझे उधार दिया उनको मैं कह रहा हूँ कि साहब मुझे थोड़ा टाइम दे दो, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के लिए बोल रहे हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जिनके लिए मैंने काम किया और मेरा पैसा बकाया है, वो मुझे पैसा दे दें। और तीसरा ये, जो मेरी सब्सिडीरीज हैं, जो मेरे बच्चे हैं, कंपनी के जो बच्चे हैं, सब्सिडीरीज जो हैं, उनको मैं बेच दूं और उससे पैसा उगा लूं। तो ये इनका कोशिश करने का तरीका है। तो आपके पास अगर पहली चीज़, अगर आपके पास शेयर हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय आपको लेना है। दूसरी बात, भूल से भी ये कोशिश आप नहीं करना कि ये नीचे जा रहा है और एक न एक दिन ऊपर बढ़ेगा, उम्मीद में मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिए। कंपनी दिवालिया हो सकती है। अब इसका सीएमएस इन्फो सिस्टम से क्या लेने देना है? सीएमएस इन्फो सिस्टम करीब 7,000 करोड़ की कंपनी है। ये करीब 350 करोड़ की कंपनी है। मतलब एजीएस जो है वो 350 करोड़ की कंपनी है, और जो सीएमएस इन्फो सिस्टम है करीब 7,000 करोड़ की कंपनी है। तो एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना ये हो सकती है कि ये लोग कर्जे में जो डूबे हुए हैं, ये या इनके लेंडर्स आपस में कहीं बैठ के ये कहें कि भाई सीएमएस इन्फो सिस्टम से, अरे यार इसको ले लो, सेम बिजनेस में। तो हो सकता है एजीएस ट्रांजैक्ट को सीएमएस इन्फो सिस्टम आगे जाके खरीदने पे विचार करे। देखिए, ये मैं एक गैस लगा रहा हूँ सिर्फ बिजनेस मॉडल देख के, कोई बाजार में खबर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई इसका कोई सिर पैर है। मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आपने उसका बिजनेस मॉडल में, मैंने ग्रोथ फैक्टर्स बताए थे कि वो अपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम वाले ग्रोथ कैसे करते हैं। वो कहते हैं छोटी छोटी कंपनियां खरीदते हैं। वो आप एक बार वीडियो वापस देखिएगा। और ये फ़ायदा है बिजनेस मॉडल समझने का। खाली नंबर्स देख के, या नंबर्स में मैं आपको अबिट्टा मार्जिन बता दूं, रेवेन्यू ग्रोथ बता दूं, सेल्स ग्रोथ बता दूं और ग्रोथ लीवर्स बता दूं, इस तरह के जार्गन अगर मैं बोलूँगा ना आपको, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ तो आप दो और दो चार कर ही लेंगे कि अगर कोई कंपनी सेम बिजनेस में है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरी कंपनी जो अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी है वो खरीद सकती है। संभावना है। मैं देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ आपको, कोई रूमर नहीं है, ना मैंने कहीं से सुना है, ना कोई ऐसी बात है, मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो खैर, ये बात रही एजीएस ट्रांजैक्ट की। दूसरी चीज़, अब मैं आपको दूसरे कंपनी के बारे में बताता हूँ। एक है किनारा कैपिटल कंपनी। तो खबर ये आ रही है कि साहब किनारा कैपिटल कंपनी जो है ना, वो उसको लोन में प्रॉब्लम आ रही है।
अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है लोन में, तो बहुतों को प्रॉब्लम आती है। देखिए मैं आपको शुरू से एक बात ये कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं कि बंधन बैंक के बारे में बता दो, मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में बता दो, और छोटे छोटे आज भी एक क्वेश्चन फाइनेंस कंपनी के बारे में लिया। और तो मैंने शुरू में भी जब क्वेश्चन लिया था, जब मैंने आपको ये कहा था, आज स्थिति ऐसी है कि जो NBFC सेक्टर है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी बैंकों के अलावा जो दूसरा सेक्टर होता है जो लोन देता है, ठीक है, जिसको NBFC जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, या पॉपुलर में अगर अपन बोले तो ये बजाज फाइनेंस बड़ा फेमस है, मतलब शेयर बाज़ार में फेमस की बात बता रहा हूँ। तो ये NBFCs हैं। तो NBFC सेक्टर में स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, NPA बढ़ रहा है। तो पिछली वीडियो में भी 2 या 3 वीडियो पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बोला था कि देखिए ग्राउंड पे स्थिति बड़ी ख़राब है, बिजनेसेस स्पेशली छोटे बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। और आप में से भी जो लोग छोटे बिजनेस से संबंधित हैं, चाहे वहाँ नौकरी करते हों, चाहे आप खुद छोटा बिजनेस चलाते हो, तो आपको भी ये बात पता होगा कि मार्केट में स्थिति क्या है। और इसी कारण से सरकार ने इनकम टैक्स में काफ़ी छूट दिए। वो 12 लाख वाली जो मैंने आप बजट के वीडियो में मैंने आपको बताई थी। और इन्होंने 8वां वेतन आयोग लागू किया है, और एक टोकन कट इन्होंने किया RBI ने। तो ये सब इस बात को दर्शाते हैं कि ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी हकीकत ये है कि इकोनॉमी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और कोई ये कहे ना कि बाज़ार में गिरावट यूं ही है क्योंकि FII बेच रहे हैं, FII बेवकूफ़ नहीं है। अगर पैसा, उनको तो पैसा कमाना है, जहाँ पर भी उनको बढ़िया पैसा मिलेगा ना वहीं वो चले जाएंगे। आज भी भारत में अगर आर्थिक स्थिति और बेहतर होती है तो वापस आ जाएंगे वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो किनारा कैपिटल है ना, ये मैंने आपको आज दूसरा एग्जाम्पल दिया। ये एक तो AGS ट्रांजेक्ट वाला दिया, ये किनारा कैपिटल वाला जो मैंने एग्जाम्पल दे के आपको बताया कि ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या है। ये क्या करती है, ये MSME को लोन देती है। MSME के माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, छोटे दुकानदार, जो जैसे हमने डिफाइन किया था हमारी जो इंडिया मार्ट वाली वीडियो में, तो MSME को हमने बताया था कि MSME क्या चीज़ है। तो वहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि ये अपने लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने अपने 38% जो लोन, ये क्या करते हैं, जैसे किनारा कैपिटल लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन इनके बॉन्ड लिस्टेड है, BSE में बॉन्ड लिस्टेड है। तो क्या है कि ये लोग पब्लिक से पैसा रेज नहीं करते। जैसे बैंक जो होते हैं ना, बैंक तो डिपॉजिट ले लेते हैं और उस डिपॉजिट को आगे लोन के फॉर्म में दे देते हैं। लेकिन ये जो NBFCs होती है ना, ये डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उगाही नहीं कर सकते। पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं उनके, लेकिन मैं उस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा हूँ अभी। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, सेविंग्स डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट ये नहीं कर सकते, आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो है ना, जो दूसरी कंपनीज जो होती हैं या फॉरेन से लोन लेते हैं या बैंकों से लोन लेते हैं या LIC से लोन लेते हैं, तो बाकायदा इनके लिए गाइडलाइंस हैं और जिनके थ्रू ये लोन ले सकती है और आगे लोन बांट सकती है। ठीक है, आम जनता को जैसे MSME को लोन बांटती है तो वह दे सकते हैं। अब हो ये रहा है कि इन्होंने ये कहा है अपने लेंडर्स को, मतलब इन्होंने जिनसे पैसा लिया उनको ये कहा है 38% जो लोन है ना, जैसे 100 रुपये इन्होंने लिया उधार आगे बांटने के लिए, तो उसमें से 38% लोगों से 38% रकम के लिए इन्होंने अपने लेंडर्स को ये बोल दिया कि भाई साहब प्लीज़ इसका कुछ एडजस्टमेंट कर दो, कुछ छूट दे दो, अभी हमारी स्थिति ख़राब है। यानी MSME से लोन वापस नहीं आ रहा। लोन वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि MSME की स्थिति ख़राब है। अब इनका देखिए 25% तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरी NBFC से इन्होंने पैसा उगाया हुआ है और बैंकों से 16% है। तो ये 25 और 16 41% जो है ना, इन्होंने भारत की इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा और बाकी जो पैसा है इनका बाहर का है, बाहर के देशों का है। तो बात ये है कि जब आपके NBFCs हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक्स हैं, जब उनको आप ये कहोगे कि भाई साहब प्लीज़ ये हमारा लोन एडजस्ट कर दो आप, इसका मतलब क्या है, उनके अकाउंट में वो NP हो जाएगा। अब कौन कौन से NP होगा, किन किन बैंकों का NP होने वाला है वो अभी क्लियर नहीं है। पैसा आएगा तब आएगा
मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैंकों का पैसा वापस नहीं आएगा या इसकी स्थिति सुधरेगी नहीं, ये नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एनबीएफसी और फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस बढ़ रहा है, और इसके कारण ही आप देखेंगे कि जो एनबीएफसीज और बैंकों के शेयर है ना वो गिर रहे हैं, क्योंकि डर ये है कि ये डोमिनो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एजीएस ट्रांजैक्ट ने कोई डिफ़ॉल्ट किया, उससे स्ट्रेस आएगा मान लीजिए कैनरा बैंक से। अब कैनरा बैंक ने हो सकता है किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाया हो, तो उसकी लोन सर्विसिंग में प्रॉब्लम आती है। मतलब वो जब रीपेमेंट करेगा, कैनरा बैंक तो बड़ा स्टेबल बैंक है ना, गवर्नमेंट का बैंक है, इसलिए उसके डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके ऊपर लोड आया, तो वो जहाँ से पैसा लाया है तो वहाँ उन बैंकों पर लोड आएगा, तो ये डोमिनो इफेक्ट है। अब डोमिनो इफेक्ट को ये है कि एक का असर, एक के ऊपर अगर कोई मार पड़ी तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। जैसे आप साइकिल स्टैंड पे एक साइकिलें खड़ी हुई हैं, अगर आपने एक साइकिल गिराई तो आपको धड़ 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 सारी साइकिलें गिरती चली जाती। तो ऐसा ही बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में होता है। और आरबीआई पिछले साल डेढ़ साल से ये कह रहा है कि ये जो लैंडिंग है अनसिक्योर्ड लैंडिंग है, यानी बिना किसी गिरवी रखे कोई चीज़ रखे जब आप लैंडिंग कर रहे हो, जिसमें किनारा कैपिटल अनसिक्योर्ड लैंडिंग करता है, तो जिसमें भी आप ये सब लैंडिंग कर रहे हो इसमें बहुत रिस्क बढ़ रहा है। और आरबीआई अब इन लैंडिंग्स को बहुत टाइट कर चुका है, तो इनको अब किनारा कैपिटल टाइप कंपनीज को प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हैं तो जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, आप उसी में रहें तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। शेयर का पैसा बता रहा हूँ, मतलब आपको घाटा नहीं होगा। वरना आप ये स्थिति से आप समझिए कि छोटी कंपनियों की क्या स्थिति होने वाली है, स्पेशली एनबीएफसीज की। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। बिट्टू सिंह 2428 और प्रदीप झा 1992 ये टानला प्लेटफॉर्म के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, टानला प्लेटफॉर्म जो है वो पहले टानला सॉल्यूशंस के नाम से थी। तो ये जो है अपने पास वो जो बैंकों से एसएमएस नहीं आते कि आपके खाते में अब इतने पैसे जमा हुए, या आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है, या आप पर्सनल लोन के लिए क्वालिफाइड हो, या अपने पास वीकली एक एसएमएस आता, वो ईमेल आता है कि आपके खाते का बैलेंस इतना है। तो वो सारे एसएमएस या म्यूचुअल फंड्स टाइप के जो कंपनीज़ हैं उनसे आपका पोर्टफोलियो का इंफॉर्मेशन आती है। तो ये जो जितने भी इंटरेक्शंस जो हैं वो बैंक तो खुद तो करता नहीं है, बैंक को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं इनमें, तो ये किसी को ठेका दे देता है भाई। तो टानला प्लेटफॉर्म को इन्होंने ठेका दे रखा है, बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वो टानला प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, अपने सिस्टम को मिला देते हैं। तो सिस्टम में जब भी कोई आपको अपने ग्राहक को कोई मैसेजिंग करनी हो, चाहे लोन से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, या आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ है, तो वो सारे एसएमएस जो होते हैं ना, वो इनका प्लेटफॉर्म का, मतलब टानला वाले जो है ना, वो अपना एक सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ है, वो वहाँ लगा देते हैं और उसके थ्रू ये आपके एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, वॉइस मैसेजेस वगैरह आते हैं। अब बात ये है कि इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, बात ये कि 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बट सेल्स जो है ना, अभी कुछ समय से सेल्स इनकी फ्लैट है। सेल्स फ्लैट क्यों है? कंपटीशन बढ़ रहा है, ज़बरदस्त कंपटीशन आ रहा है, नई नई कंपनीज आ रही हैं। तो नई कंपनीज आती हैं तो वो क्या करते हैं, रेटें तोड़ती हैं बाज़ार में। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ क्या, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो लगातार जो टेक्नोलॉजी का जो बिज़नेस है ना, वो लगातार इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो आप इनको लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, सिक्योरिटी लानी पड़ेगी डेटा में। तो कंपटीशन भी है और ये सारी मुसीबतें भी झेल रही है कंपनी कि नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करो, रोज़ नई टेक्नोलॉजी बदल जाती है, काम करने का तरीका बदल जाता है। तो इसलिए हालांकि इसका 70% जो बिज़नेस है ना, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है वो हिंदुस्तान से आता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इकोनॉमी पर निर्भर है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज अमेरिका की इकोनॉमी पर निर्भर है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आपका
इंडिया में धंधा ही नहीं हो रहा है और सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो फिर आगे शेयर का भाव तो कैसे बढ़ेगा? क्या विकास शर्मा जी कहते हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ करेंगे। बिल्कुल करेंगे शर्मा जी। पिछली बार का जो हमारा वीडियो था क्वेश्चन आंसर का, उसमें भी हमने ये बोला था कि ये हमारा सेकंड लेवल टारगेट है कि एक बार थोड़ा सा चैनल स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ये फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ करेंगे और इतने सरल शब्दों में करेंगे कि आपको किसी से कहीं भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप थोड़ा सा अगर उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो और देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको क्या देखना है। 2 या 3 चीज़ें ही देखनी है। कोई बहुत ज़्यादा शेयर बाज़ार करना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको मिसाइल दागनी नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। सब आसानी से हो जाएगा, थोड़ा हमें समय दीजिए, बिल्कुल लॉन्च करेंगे। विनय चौधरी जी कहते हैं सम्मान कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए फिर वही वाली बात, ये सम्मान कैपिटल ने क्या नाम बदल लिया। पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था ये, और इसमें 100 तरह के घोटालों की अफवाह थी। कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था, कोई कहता है कि भाई इसमें राजनीति घुसी हुई है, कोई कहते हैं इनके कागज़ जो हैं वो बनावटी, मतलब इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई कहता है कहाँ से ये वाला यहाँ पे पैसा, इसका पैसा लगाओ, उसका पैसा लगाओ। देखो बात ये है, अपन तो शेयर होल्डर हैं, और मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा, अभी मैंने किनारा कैपिटल का बताया, और उससे पहले आप देख चुके हैं कि स्पंदना स्फूर्ति का क्या हाल हुआ, इंडोस्टार कैपिटल का क्या हाल हुआ, और आपका इंडसइंड बैंक के माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का क्या हाल हुआ। तो इंडसइंड बैंक जैसे बैंक का, मतलब बड़े बैंक का माइक्रो फाइनेंस का ये हाल है, और इंडोस्टार और आपका स्पंदना स्फूर्ति की तो कोई औकात ही नहीं। तो ये छोटी कंपनीज जितनी भी है ना, स्पेशली फाइनेंस के फील्ड में, इनका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। इनके बिजनेस मॉडल तभी चलेगा जब इंटरेस्ट रेट, मतलब सीधा ही बिजनेस मॉडल है, उधार देना है। अजय एक मनी लेंडर का काम है, आपको उधार देना है। अब आप में बात ये है, कोई ऐसा तो चीज़ है नहीं कि आप वो तो साहब उसके, अगर आप 1 लाख रुपया ए बैंक से लोगे या ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे तो उसका 1 लाख रुपया तो 1,10,000 में चलेगा आपके घर में, और दूसरा जो बैंक है उसका 1 लाख रुपये 95,000 में ही चलेगा। ऐसा नहीं ना, 1 लाख तो 1 लाख है, कहीं से ले लो आप, चाहे मेरे से ले लो, किसी और से ले लो, किसी बैंक से ले लो, कहीं से ले लो, 1 लाख की कीमत तो 1 लाख। अब बात ये है कि जो उधार देने वाला है वो वसूल कितना प्रॉपरली आपसे कर लेता है। बस हम तो शेयर होल्डर हैं, हम तो तभी खुश रहेंगे जब वो जो कंपनी जिसका शेयर या हमने लिया है वो अपने जो पैसा उसने उधार दिया है वो वसूल कर ले, तभी ब्याज आएगा आपका, तभी आपको प्रॉफिट आएगा एज अ शेयर होल्डर। तो ऐसी कंपनी से मत रहिए, बिल्कुल छोटी कंपनी मत रहिए, और अभी तो बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। खैर, रुपेश जी कहते हैं ओसिया हाइपर रिटेल के बारे में बता दिए। देखिए फिर वही वाली बात रुपेश जी, ये छोटी छोटी कंपनियों में क्यों जाते हो? 400 करोड़ की कंपनी, ये 300-350 करोड़ की कंपनी है, ये एजीएस ट्रांजैक्ट है ना, आईसीआईसी का बिजनेस है इसके पास, और हालत देखो इसकी क्या हो रही है। तो ये रिटेल वाले धंधा तो वैसे ही नहीं चल रहा। रिटेल वाले में डीमार्ट को प्रॉब्लम आ रही है, रिलायंस वाले को प्रॉब्लम आ रही है, और वो बिरला जी तो पहले एक मोर करके MORE करके एक रिटेल चेन स्टार्ट करके बंद भी कर चुके। तो इतने बड़े बड़े हाथियों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ओसिया हाइपर रिटेल में आप क्यों घुसना चाहते हो? ये 400 करोड़ की मार्केट कैप का, मतलब क्या कमा लेंगे ये? रिटेल में आपको पता नहीं कि ग्राहक का कोई लॉयल्टी नहीं होती, जहां सस्ता मिलेगा वहीं चले जाएगा। अब ये डिस्काउंट सेल लगा दे मान लीजिए, और पेयर्स जो है ना बाजार में, मान लीजिए 100 रुपये का एक सोप मिलता है, ये 90 रुपये में बेचना शुरू करते हैं, सारी पब्लिक पहुंच जाएगी वहां पे। और जिस दिन इन्होंने सेल बंद की ना, उस दिन वापस जो अपनी नॉर्मल दुकान है ना वहां से लेने लग जाएगी। तो मत करो ये सब काम, ये ओसियां छोड़ दो आप, इनको अपने हाल पे रहने दो, अच्छी कंपनियों में जाओ बस। हर्षवर्धन जी पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूचर। देखिए फ्यूचर तो बहुत अच्छा है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, लेकिन बात ये है कि आपने किस लेवल पे खरीदा। कहीं नहीं जाएंगी ये कंपनीज, आप ये सोचो ये कहीं जाएंगे। आपने 1400 रुपये में लिस्टिंग के टाइम अगर खरीद लिया तो भाव आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं वो कंपनी बर्बाद होंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल आप ये रेस्ट अश्योर्ड कि ये कंपनीज बर्बाद नहीं होंगी। आपको हो सकता है 3, 4, 5, 6 साल वेट कराए, लेकिन आपको परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ।
भाव आ जाएगा, लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल पता नहीं कब आए। वो टाटा एलेक्सी को देख लो, सारी कंपनियां चल चुकी, मतलब टाटा की और आईटी की सारी कंपनियां चल चुकी, वो टाटा एलेक्सी जो है ना वो अभी तक नहीं चल रहा है। उसका कारण क्या है? इतना ज़्यादा उसकी प्राइसिंग हो गई थी, इतनी ज़्यादा उसकी प्राइसिंग हो गई थी कि उसको अब आराम करने के लिए टाइम चाहिए। अगर आपने किसी शेयर के प्रोजेक्शंस 10 साल आगे के लगा लिए और वो 10 साल आगे का भाव आपने आज दे दिया, तो फिर वो ठंडा हो जाता है। तो नुकसान आपको नहीं होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है, नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन कब इसका भाव आएगा ये कहना बड़ा संभव नहीं है। बात बाकी 23 सेटको ऑटो के लिए पूछते हैं। अजीज फिर वही वाली बात, अब ये सेटको ऑटो में तो हालत और भी इतनी ख़राब है, इसकी तो नेटवर्थ नेगेटिव है। पता नहीं क्यों आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और क्यों आपने ये शेयर लिया। आप प्राइसिंग लेके, आप प्राइस देख के शेयर लेते हो। तो ये जो कच्चे शेयर है ना, ये जब बाजार तेज़ी में होता है ना तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। जैसे वायरस एक्टिव हो जाता है ना बैक्टीरिया जो बरसात के मौसम में, और सबको अफेक्ट करता है और सारे परेशान हो जाते हैं उससे। तो ऐसे ये वायरस हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। और जब मौसम ख़त्म होगा ना, जब ये मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो आपको निकलने की जगह भी नहीं मिलेगी। आपको मैं बता देता हूँ, मत जाइए प्लीज़, ऐसे काम मत कीजिए। छोटी कंपनीज में बिजनेस मॉडल समझे बगैर बिल्कुल आप काम मत कीजिए, और छोटी कंपनी तो बिल्कुल ही मत कीजिए। ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। आशा है मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। बात बाकी 23 साहब। तो ये रही आज की प्रस्तुति। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।